हेलो प्यारे बच्चों, मैं पंकज यादव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज जो आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं वो है प्रोटोजोआ। अब देखो, जो प्रोटोजोआ है तो इसके नाम में ही इसका मतलब है, वो देखो समझो कैसे है। देखो, जो प्रोटोजोआ है, ये प्रोटोजोआ दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है प्रोटो और दूसरा कौन सा है? जोआ। कौन सा है? जोआ। अब देखो, प्रोटो का मतलब क्या होता है? प्रीमिटिव। क्या होता है? प्रीमिटिव। और जोआ का मतलब क्या है यहाँ पर? एनिमल। ठीक है, प्रोटो का मतलब क्या है? प्रिमिटिव। और जोआ का मतलब क्या है? एनिमल। अगर प्रिमिटिव को हिंदी में बोले तो हिंदी में क्या बोल सकते हैं? आदिम। क्या बोल सकते हैं? आदिम या पुराना बोल सकते हैं। और जो एनिमल है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? जंतु। तो मतलब क्या हुआ कि जो प्रोटोजोआ है, इस प्रोटोजोआ में हम क्या करेंगे? जो आदिम जमाने के या जो पुराने जमाने के जो जीव हैं उनकी हम क्या करेंगे? स्टडी या अध्ययन करते हैं। अब देखो, जो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ, जो प्रोटोजोआ फाइलम के जो सदस्य हैं, इनका जो स्टडी की जाती है वो किस में की जाती है? प्रोटोजूलॉजी में। किस में की जाती है? प्रोटोजूलॉजी। कोई ब्रांच है और उस ब्रांच का नाम क्या है? प्रोटोजूलॉजी। और इसी प्रोटोजूलॉजी में हम क्या करते हैं? प्रोटोजोआ का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दूं स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ। ठीक है। अब देखो, जो प्रोटोजोआ जो फाइलम है, कौन सा फाइलम? जो प्रोटोजोआ फाइलम है, ये तीसरा सबसे बड़ा फाइलम है। कौन सा? तीसरा सबसे बड़ा फाइलम है। थर्ड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है? प्रोटोजोआ। ठीक है। अब देखो, हम देख लेते हैं जो प्रोटोजोआ है इसके जो सामान्य लक्षण है। सामान्य लक्षण तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षण या इंग्लिश में बोल सकते हैं जनरल जनरल करेक्टर। ठीक है। अब देखो, जो सबसे पहले जो जनरल करेक्टर देखते हैं वो देखते हैं इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर। क्या? बॉडी की स्ट्रक्चर, जिसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं? शरीर संरचना। शरीर संरचना। अब देखो, जो प्रोटोजोआ फाइलम के जो सदस्य हैं, ये क्या है? केवल एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। किससे? केवल एक कोशिका से मिलकर बने हुए होते हैं। तो मतलब ये हुआ कि जो प्रोटोजोआ के जो सदस्य हैं, इनका जो शरीर है वो केवल क्या होगा? एक कोशिका से मिलकर बना हुआ होगा। अब देखो, जो कोशिका होगी वो कोशिका कौन सी होगी? यूकैरियोटिक कोशिका। कौन सी कोशिका होगी? यूकैरियोटिक कोशिका। तो हम यूँ बोल सकते हैं जो प्रोकैरियोटिक जीव हैं ये कैसे हैं? यूकैरियोटिक जीव। कैसे हैं? यूकैरियोटिक जीव। अब देखो, जो प्रोकैरियोटिक जो प्रोटोजोआ के जो सदस्य हैं, अगर इनके कंकाल की बात करें, बाह्य कंकाल की, तो जो मोस्टली है उनमें ये क्या होता है? अनुपस्थित होता है। लेकिन कुछ सदस्य हैं जिनमें ये क्या होता है? उपस्थित होता है। और वो किसका हो सकता है? वो सिलिका का हो सकता है। किसका हो सकता है? सिलिका का हो सकता है या पेलिकल का हो सकता है। ठीक है। अब देखो, जो प्रोटोजोआ फाइलम के जो सदस्य हैं, इनका जो कोशिका है, उस कोशिका का जो कोशिका द्रव्य है वो दो भागों में विभक्त रहता है। कितने भागों में विभक्त रहता है? दो भागों में विभक्त रहता है। एक भाग तो क्या होता है? परिधि की तरफ होता है। एक भाग कहाँ पर होता है? इसकी परिधि की तरफ होता है। और दूसरा भाग कहाँ पर होता है? इसके मध्य में होता है या केंद्र में होता है। तो देखो, मैं यहाँ पर बना देता हूँ। अब देखो, दो भाग बनाए हैं। एक भाग तो कहाँ पर है? परिधि की तरफ है। और दूसरा भाग कौन सी तरफ है? केंद्र की तरफ। अब देखो, जो परिधि की तरफ जो कोशिका द्रव्य का जो भाग होता है उसको बोलते हैं एक्टोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? एक्टोप्लाज्म।
प्लाज्म बोलते हैं, और जो केंद्र की तरफ जो भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्म। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि जो प्रोटोजोआ के जो सदस्य हैं इनका जो कोशिका द्रव्य है ये दो भागों में व्यक्त रहता है, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म क्या होगा, परिधि की तरफ होगा, और एंडोप्लाज्म क्या होगा, केंद्र की तरफ होगा। ठीक है यहाँ तक। अब देखो जो प्रोटोजोआ के जो सदस्य हैं ये कैसे हैं, एक कोशिकीय हैं। कैसे हैं, एक कोशिकीय। लेकिन ये एक कोशिका है, वो सभी क्रियाएं कर सकती है जो कौन करते हैं, बहुकोशिकीय जीव। जो बहुकोशिकीय जीव है, जो बहुकोशिकीय जीव जो क्रियाएं करते हैं वो सारी की सारी क्रियाएं कौन कर सकते हैं, ये एक कोशिकीय जीव। जैसे कौन कौन सी क्रिया होगी, जो श्वसन होता है बहुकोशिकीय जीवों में वो क्या होगा, इनमें भी होगा। बहुकोशिकीय जीवों में क्या होता है, उत्सर्जन होता है, वो उत्सर्जन भी इनमें होगा। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, जो जनन होता है बहुकोशिकीय जीवों में वो किस में होगा, इसमें भी होगा। तो मतलब ये हुआ इसी एक कोशिका में वो सारे लक्षण होते हैं जो किनमें होते हैं, बहुकोशिकीय जीवों में। बहुकोशिकीय का लक्षण क्या है कि वो क्या कर पाते हैं, जनन कर पाते हैं, वो श्वसन ले पाते हैं, वो उत्सर्जन कर पाते हैं, और उनमें जो उपापचय क्रियाएं होती है वो उपापचय क्रियाएं भी क्या होती है, इनमें होती है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो हमने देखा, अब देखो दूसरा इसका जो लक्षण है वो दूसरा लक्षण भी देख लेते हैं कि दूसरा लक्षण क्या है इसका, आवास। आवास व स्वभाव। मतलब ये हुआ कि जो प्रोटोजोआ के जो सदस्य हैं इनका आवास क्या होगा और इनका जो स्वभाव होता है वो स्वभाव क्या होगा। तो देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आवास की। देखो जो प्रोटोजोआ के जो सदस्य हैं ये क्या होते हैं, सभी आवासों में पाए जाते हैं, तो हम इनको क्या बोलते हैं, सर्वव्यापी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सर्वव्यापी। और ये कैसे होते हैं, मुक्त जीवी। कैसे होते हैं, मुक्त जीवी होते हैं। और कैसे होते हैं, परजीवी होते हैं। कैसे होते हैं, परजीवी। अब इसका मतलब समझना कि ये क्या होगा, स्वतंत्र रूप से रख सकता है, और एक ऐसा है परजीवी, और ये किसी दूसरे जीव के शरीर में भी रहते हैं। जैसे प्लाज्मोडियम हो गया, प्लाज्मोडियम क्या है, प्रोटोजोआ का सदस्य है, लेकिन वो कैसा है, परजीवी है। क्यों है परजीवी, क्योंकि उसको जीवित रहने के लिए या भोजन के लिए किसी दूसरे जीव के अंदर रहना पड़ता है, तो वो कैसे हैं, परजीवी। अब देखो अगर स्वभाव की बात करें, स्वभाव की बात करें तो ये कैसे होते हैं, एकल होते हैं। कैसे होते हैं, एकल होते हैं या निवहई। कैसे होते हैं, निवहई। ठीक है, अब देखो मतलब क्या हुआ, या तो प्रोटोजोआ संघ के जो सदस्य हैं ये अकेले रहेंगे, या क्या होगा, जो प्रोटोजोआ संघ के जो सदस्य हैं वो कॉलोनी बना के रहेंगे। ठीक है, ये अकेले भी रह सकते हैं और कॉलोनी बना के भी रह सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगले पेज पे चलते हैं। अब देखो इसकी बात कर लेते हैं। नहीं, अब देखो हम बात कर रहे हैं लक्षणों की। अब देखो तीसरा इसका जो लक्षण है वो क्या है, गमन अंग। क्या है, गमन अंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, लोकोमोटरी। लोकोमोटरी ऑर्गन। अब देखो जो प्रोटोजोआ संघ के जो सदस्य हैं इनके जो गमन अंग है, गमन अंग वो विभिन्न प्रकार के होते हैं। अब देखो एक तो इनका जो गमन अंग होता है वो होता है कूटपाद। क्या होता है, कूटपाद। इस कूटपाद के द्वारा भी ये क्या करते हैं, गमन। जैसे जो अमीबा होती है, अमीबा का नाम सुना है, जैसे अमीबा ऐसी तो होती है। अब देखो ये उबाणनुमा संरचनाएं हैं, ये क्या है, कूटपाद है। ये क्या है, कूटपाद। और जो अमीबा होती है इसी कूटपाद के द्वारा क्या करती है, गमन करती है। तो देखो जो प्रोटोजोआ के सदस्य हैं इनमें क्या होता है, गमन अंग के रूप में कूटपाद होता है, और क्या होता है, सीलिया होता है। क्या होता है, सीलिया होता है। ठीक है, और क्या होता है, फ्लैजिला होता है। फ्लैजिला होता है। ठीक है, इनके द्वारा ये क्या करते हैं, गमन करते हैं। अब देखो इसके अलावा क्या वो लक्षण है, अगला लक्षण इसका क्या है, पोषण। क्या है, पोषण। अब देखो पोषण या न्यूट्रिशन। अब देखो जो प्रोटोजोआ संघ के जो सदस्य हैं इनमें जो पोषण होता है वो एक तो होता है होलोजोई। कौन सा होता है,
होलोजोइक होता है, एक होता है मिक्सोट्रोपिक होता है, और एक होता है पैरासाइटिक। ठीक है। जो प्रोटोजोआ के सदस्य हैं इनमें जो पोषण है कितने प्रकार से हो रहा है? 3 प्रकार से हो रहा है। एक तो हो रहा है होलोजोइक, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्राणीसम। प्राणीसम का मतलब जैसे जो प्राणी होते हैं उनमें जिस प्रकार का जो पोषण होगा उसी प्रकार का होता है। एक होता है मिक्सोट्रोपिक। कौन सा? मिक्सोट्रोपिक, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मिश्रित पोषण। ठीक है। और तीसरा और लास्ट कौन सा है? पैरासाइटिक, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? परजीवी। मतलब कि जो प्रोटोजोआ के सदस्य हैं उसके कुछ सदस्य तो ऐसे होंगे बच्चों जिसमें क्या होगा? प्राणियों के समान क्या होगा? पोषण, जिसको होलोजोइक बोलेंगे। कुछ सदस्य ऐसे हैं जिनमें प्राणी बोले तो जंतुओं के समान भी होगा और पादपों के समान भी होगा, उनको हम क्या बोलेंगे? मिक्सोट्रोपिक। और कुछ सदस्य ऐसे हैं जिनमें पोषण कैसे होगा? परजीवियों की तरह। कैसे होगा? परजीवी या पैरासाइटिक की तरह। अब देखो जिनमें किसके समान हो रहा है, समझना। जिनमें होलोजोइक प्रकार का जो पोषण हो रहा है, और समझना ये क्या करते हैं? जो पोषक पदार्थ या जो भोजन है इसको क्या करते हैं? कणों के रूप में अंदर ग्रहण करते हैं। किसके द्वारा? फेगोसाइटोसिस क्रिया के द्वारा। किसके द्वारा? फेगोसाइटोसिस क्रिया के द्वारा ये क्या कर लेते हैं? अंदर ग्रहण कर लेते हैं। जब ये भोजन को क्या कर लेगी ये कोशिका? फेगोसाइटोसिस क्रिया के द्वारा क्या कर लेगी? अंदर ग्रहण कर लेगी। अंदर ग्रहण करने के बाद में क्या होगा कि जो इनके अंदर खाद्य रिक्तिकाएं हैं, क्या है? खाद्य रिक्तिकाएं। वो खाद्य रिक्तिकाएं क्या करेगी? इस भोजन का क्या करेगी? पाचन करेगी या इसको डाइजेस्ट करेगी, और इससे क्या कर लेगी? जो पोषक पदार्थ है उनको क्या कर लेंगे? प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, यही तो होगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनमें जो होलोजोइक प्रकार का जो पोषण हो रहा है उसमें जो भोजन को अंदर ग्रहण किया जा रहा है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? फेगोसाइटोसिस क्रिया के द्वारा। किसके द्वारा? अब देखो मिक्सोट्रोपिक में बताया कि इसमें क्या होगा? जंतुओं के समान भी होगा। किसके समान? जंतुओं के समान भी होगा और पादपों के समान भी। अब आपको पता है कि जो जंतु है, ये जंतु क्या करते हैं? जो अपना भोजन होता है वो क्या करते हैं? दूसरों से प्राप्त करते हैं या भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है। और जो पादप है ये पादप क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। लेकिन जो मिक्सोट्रोपिक प्रकार का जो पोषण है उसमें क्या हो रहा है? वो अपना भोजन खुद भी बना सकता है और क्या कर सकता है? दूसरे से भी प्राप्त कर सकता है। जैसे बात करें, एक प्रोटोजोआ का एक सदस्य है युग्लिना। क्या नाम है? युग्लिना। अब देखो जो युग्लिना होता है, इस युग्लिना के पास एक संरचना होती है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल क्या करेगा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा क्या करेगा? जो प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन तैयार कर लेगा। क्या करेगा? अपना भोजन तैयार कर लेगा। मतलब युग्लिना के अंदर क्या है? क्लोरोफिल, और ये क्लोरोफिल क्या करेगा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या करेगा? भोजन का निर्माण करेगा। तो एक तो युग्लिना में किसके समान हो गया? पादपों के समान। और दूसरा क्या होगा? ये युग्लिना क्या करेगा? जो जंतु है इन जंतुओं के समान ही करेगा। कैसे करेगा? कोई जो भोजन के कण है उन भोजन के कणों को ये क्या कर लेगा? अंदर ग्रहण कर लेगा। क्या कर लेगा? अंदर ग्रहण कर लेगा। और अंदर ग्रहण करने के बाद में जो खाद्य रिक्तिकाएं, क्या है? खाद्य रिक्तिकाएं हैं। इन रिक्तिकाओं में इनका क्या होगा? पाचन होगा। और पाचन होगा तो क्या कर लेगा? इससे पोषण प्राप्त कर लेगा। क्या कर लेगा? पोषण प्राप्त कर लेगा। क्लियर है यहाँ तक? तो समझ में आया कि जो मिक्सोट्रोपिक है इसमें क्या हो रहा है? पादपों के समान भी हो रहा है और जंतुओं के समान भी। पादपों के समान, देखो एग्जाम्पल बताया, युग्लिना है, इसमें पादपों के समान भी होता है और किसके समान होता है? जंतुओं के समान भी। क्यों होता है? युग्लिना के पास एक संरचना है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल मोस्ट किसके पास होती है? पादपों के पास ही होती है, लेकिन युग्लिना के पास भी है। और क्लोरोफिल होने के कारण क्या करेगा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ये अपना भोजन बना लेगा। दूसरा क्या करेगा? जो भोजन के कण है ये क्या करेगा? जो जंतु उनके समान ये क्या कर लेगा? अंदर ग्रहण कर लेगा। जब अंदर ग्रहण करेगा तो ये खाद्य रिक्तिकाएं हैं, इनमें इसका पाचन होगा, और पाचन हो जाएगा तो ये क्या कर लेगा? इससे पोषण ग्रहण कर लेगा। ठीक है। अब देखो तीसरा कौन सा है? तीसरा कौन सा है?
पैरासाइटिक। कौन सा है? पैरासाइटिक, जिसको हिंदी में बोलते हैं परजीवी। और आपको पता है कि जो परजीवी होते हैं ये भोजन के लिए क्या होते हैं? परपोषी के ऊपर निर्भर रहते हैं। किस पे ऊपर निर्भर रहते हैं? परपोषी के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो जो परजीवी प्रकार का जो पोषण है, इसमें जो जीव होते हैं, जीव, या हम बोल सकते हैं परजीवी, परजीवी, ये क्या करेंगे? भोजन किससे प्राप्त करेंगे? परपोषी से। किससे प्राप्त करेंगे? परपोषी से क्या कर लेंगे? अपना भोजन प्राप्त कर लेंगे। ठीक है। अब देखो अगला पॉइंट, देखो अगला पॉइंट क्या है इसमें? इसके लक्षणों का जनन। अगला लक्षण क्या है? जनन, या हम बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन। क्या बोल सकते हैं? रिप्रोडक्शन। अब देखो जो प्रोटोजोआ के जो सदस्य हैं, इनमें दो प्रकार का क्या होता है रिप्रोडक्शन या जो जनन होता है। एक तो होता है अलैंगिक जनन। कौन सा होता है? अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। और दूसरा कौन सा होता है? लैंगिक जनन। मतलब कुछ जीव ऐसे हैं जिनमें क्या है? अलैंगिक जनन होता है। कुछ जीव ऐसे हैं जिनमें कौन सा जनन होता है? लैंगिक जनन। अब देखो समझो, देखो जो अलैंगिक जनन होता है वो सामान्यतः कौन सी विधियों के द्वारा होता है? या तो द्विविखंडन के द्वारा होगा। क्या होगा? द्विविखंडन के द्वारा। इसमें क्या होगा? द्विविखंडन में कोई भी जीव है वो दो टुकड़ों में बढ़ जाएगा और दोनों टुकड़ों से क्या हो जाएंगे? दो नए जीवों का निर्माण हो जाएगा। या तो द्विविखंडन के द्वारा होगा या बहुविखंडन के द्वारा होगा। क्या होगा? बहुविखंडन के द्वारा होगा। ठीक है। बहुविखंडन, बहुविखंडन में क्या होगा कि जो जंतु शरीर है वो क्या हो जाएगा? अनेक टुकड़ों में टूट जाएगा और प्रत्येक टुकड़े से क्या हो जाएगा? एक नए जीव का निर्माण हो जाएगा। या फिर क्या होगा? मुकुलन द्वारा। क्या होगा? मुकुलन द्वारा। ठीक है। मुकुलन में क्या होगा? कोई जीव है, उस जीव से क्या होगी? एक कलिका के समान संरचना निकलेगी और वो कलिका के जो समान जो संरचना है वो क्या हो जाएगी? उस जीव से क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी और अलग होकर क्या कर लेगी? एक नए जीव का निर्माण। तो मुकुलन। अब देखो जो लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन, ये लैंगिक जनन या तो संयुग्मन विधि के द्वारा हो सकता है, संयुग्मन विधि के द्वारा हो सकता है, या युग्मक संलयन द्वारा। किसके द्वारा? युग्मक संलयन द्वारा। ठीक है। या तो संयुग्मन विधि के द्वारा होगा या युग्मक संलयन के द्वारा होगा। अब देखो संयुग्मन विधि में क्या होता है कि जिन जीवों के अंदर लैंगिक जनन संयुग्मन विधि के द्वारा होगा, दोनों जीव आएंगे, जब पास में आ जाएंगे तो दोनों जीव क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? चिपक जाएंगे। चिपकने के बाद में ये क्या करेंगे? जो अपना आनुवांशिक पदार्थ है उसको ट्रांसफर कर देंगे और जिससे क्या हो जाएगी? इसमें जो जनन या रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी। दूसरा क्या है? युग्मकों के संलयन से दो अलग अलग जीव जैसे नर और मादा है, मेल और फीमेल है, उनके जो गैमेट्स या जो युग्मक है वो दोनों आपस में मिलेंगे और मिलकर क्या कर देंगे? एक नए जीव का निर्माण कर देंगे। ठीक है। यहाँ तक क्लियर? अब देखो इसका अगला लक्षण और है एक, वो है, देखना क्या है? पुनरुद्ध भवन। क्या है? पुनरुद्ध भवन, जिसको हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रीजनरेशन। रीजनरेशन। अब देखो रीजनरेशन का मतलब मोटा मोटा सा क्या होता है कि यदि हमारे शरीर का कोई भाग टूट जाए और टूटने के बाद में कुछ समय के बाद में वो भाग पुनः क्या हो जाए? विकसित हो जाए, इसी को क्या बोलते हैं? पुनरुद्धारण। पुनरुद्धारण में यही तो होता है कि जो टूटे हुए या जो क्षतिग्रस्त हुए भाग क्या हो जाते हैं? दोबारा से विकसित हो जाते हैं। तो देखो हमारी बात करें, हम मेमेलिया वर्ग में आते हैं और जो मेमेलिया वर्ग के जो सदस्य हैं इनमें जो पुनरुत्थान की क्षमता होती है वो क्या होती है? बहुत कम होती है, केवल घाव बढ़ने तक सीमित होती है। जैसे आपने नोटिस किया होगा कि जब हमारे कोई कट लग जाता है तो कट लगता है तो घाव हो जाता है, लेकिन ये घाव क्या होता है? कुछ समय के बाद में भर जाता है। क्यों भर पाता है? क्योंकि हमारे में क्या होती है? पुनरुत्थान या रीजनरेशन की क्या होती है? कैपेसिटी या क्षमता होती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। लेकिन हमारे में इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि हमारा हाथ कट जाए और नया हाथ आ जाए, क्योंकि ये पुनरुत्थान की क्षमता हमारे में नहीं होती। कितनी क्षमता होती है? केवल घाव बढ़ने तक। लेकिन जो प्रोटोजोआ के जो सदस्य हैं इनमें जो पुनरुत्थान की जो क्षमता होगी वो क्या होती है? अत्यधिक होती है। जब इनको हम क्या करते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में काट दे तो प्रत्येक टुकड़े से क्या हो जाता है? एक नए जीव का निर्माण हो जाता है। हमारे में तो नहीं होता। अगर हमारा हाथ काट दे तो क्या होता है कि कुछ समय के बाद में नया आता जाए? नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे में पुनरुत्थान की क्षमता कम है। तो देखो
जो प्रोटोजोआ के जो सदस्य हैं इनमें जो पुनरुत्पन्न की जो क्षमता है वो क्या है, अत्यधिक। क्या है, अत्यधिक है। ठीक है। अब देखो कुछ चीजें एक्स्ट्रा है, जैसे मैं बता देता हूं। यह आपको पता है कि जो प्रोटोजोआ के जो सदस्य हैं ये कैसे हैं, एक कोशिका, केवल इनके शरीर में क्या है, एक ही कोशिका है। और इसी एक कोशिका में जो केंद्रक है या तो एक होगा या एक से अधिक भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, एक से अधिक भी हो सकते हैं। जैसे एक पैरामीशियम करके एक जीव है, उस पैरामीशियम में 2 केंद्रक होते हैं। एक छोटा केंद्रक होता है जिसको लघु केंद्रक, उसको क्या बोलते हैं, लघु केंद्रक, या इंग्लिश में बोल सकते हैं माइक्रोन्यूक्लियस। और एक बड़ा केंद्रक होता है जिसको हम क्या बोल सकते हैं, दीर्घ केंद्रक या मैक्रोन्यूक्लियस। ठीक है। अब देखो आज हमने देखा जो प्रोटोजोआ है, इस प्रोटोजोआ के जनरल कैरेक्टर या जो सामान्य लक्षण है ये देखा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।